नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, मैं रणवीर सिंह राठौड़, आपका मित्र, हर रोज़ की भांति मैं आपके लिए नवीनतम समसामयिकी की कक्षा लेकर आया हूं। अब देखिएगा, सबसे पहले हमारा प्रश्न यानी हम हर रोज़ की भांति कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ते हैं और उससे संबंधित उत्तर भी मैं आप लोगों को बताता हूं, और उससे संबंधित जितने भी रिलेटेड फैक्ट है जो हमारे आने वाले एग्जाम के पार्ट बनने वाले हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा प्रश्न कि हाल ही में एयरलाइन कंपनी इंडिगो का स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया था। हमारा जो पहला प्रश्न यही है कि हाल ही में एयरलाइन कंपनी इंडिगो का स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो हमारा उत्तर होना चाहिए साथियों वेक्ट रमनी सुमंत्रन। वेक्ट रमनी सुमंत्रन, रमनी करके आप लोग ये अंदाज़ा नहीं लगाना कि ये महिला है, वास्तव में ये पुरुष है, ठीक है, ये ध्यान देना। तो वेक्ट रमनी सुमंत्रन को क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है एयरलाइन कंपनी इंडिगो का स्वतंत्र निदेशक। तो ये आज का अपना पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे बढ़ते हैं अपन दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकारियों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी किसने की। मतलब बात यही सीधी सीधी है कि ये जो ब्रिक्स है इसके टैक्स प्राधिकारियों की एक बैठक हुई, उस बैठक की मेजबानी किसने की यानी किस देश ने की। तो हमें इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो साथियों, जब ये प्रश्न आ गया तो इसका उत्तर होगा रूस। क्या होगा? रूस। अब बात आती है रूस यानी रसिया ने की। तो मित्रों, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये जो ब्रिक्स क्या है ना, ब्रिक्स अपन कहते हैं BRICS, ये इसकी फुल फॉर्म, इसका ये जो संक्षिप्त नेम है, अगर अपन इसकी फुल फॉर्म करना चाहें तो ये देशों के नाम है। वास्तव में ये देशों के नाम है, देखिएगा किस प्रकार, ये देखिएगा BRICS। इसमें ये जो बी है साथियों, ये बी है ब्राज़ील। बी क्या है? ब्राज़ील है। और ये जो उसके बाद आर है ये है रूस। ये क्या है? रूस। और उसके बाद ये आई है, आई का मतलब इंडिया यानी भारत, और है ना। और ये जो सी है, इस सी का मतलब है चीन यानी चाइना। और उसके बाद है एस, एस का मतलब है साउथ अफ्रीका। ध्यान देना भाई, एस का मतलब है साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स में कुल कितने देश हो गए? 5 देश हो गए साथियों। अब बात आती है ब्रिक्स की जो स्थापना है कब हुई। ध्यान दे, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ जो आप अनछुई आपके लिए, कि ये जो ब्रिक्स की स्थापना हुई थी ना साथियों, तो उसमें केवल 4, पहले ये ब्रिक्स नहीं था, BRIC ही था, ठीक है। और ये एस बाद में जुड़ा, मतलब साउथ अफ्रीका इनमें बाद में जुड़ा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ BRIC मतलब ये जो बना था इस 2006 में, इसलिए ब्रिक्स की स्थापना 2006 में मानी जाती है। लेकिन ये जो लास्ट में सी जुड़ा ना, मतलब साउथ अफ्रीका इसमें कब शामिल हुआ, तो आपका उत्तर आना चाहिए 2010। कब? 2010। ये महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपको मैंने बताना जरूरी समझा था, ठीक है। तो ब्रिक्स का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये इन देशों का समूह है, ये ब्रिक्स कहलाता है। और ब्रिक्स में कितने कंट्री है वो आप लोग समझ गए, 5। 5 वो कौन कौन से हैं? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो ये महत्वपूर्ण है, ये आपको जानकारी लेनी चाहिए। आगे हम खूब सारी चीज़ें लगातार पढ़ रहे हैं और भी पढ़ते रहेंगे। देखिएगा अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में तैनात चिकित्सकों के वेतन में वृद्धि की है। यानी एक राज्य सरकार है जो क्या करती है, आदिवासी क्षेत्रों में तैनात अपने चिकित्सकों का वेतन में क्या कर रही है, बढ़ोतरी कर रही है, वृद्धि कर रही है उनके वेतन में। अब देखिएगा ये ऐसी राज्य सरकार है कौन। कोविड-19 में आप सब लोग समझ रहे होंगे चिकित्सकों की कितनी महती आवश्यकता है। ये बात तो आपसे कोई है ना मतलब अछूती नहीं है, आप लोग समझ रहे होंगे। ये चिकित्सक ही एकमात्र चिकित्सक सबसे पहला व्यक्ति है जो ही कोविड-19 से सीधी लड़ाई कर रहा है, सीधा जंग। हालांकि जंग हम भी कर रहे हैं, लेकिन चिकित्सक सबसे ज़्यादा जंग करता है, क्योंकि उसके पास ये पता चल जाता है कि ये व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित है, फिर भी वो उस व्यक्ति के पास रहता है, उसका इलाज करता है, ठीक है। तो अब बात करिएगा अपन की, ये शुरू किसने की, किस राज्य ने ये मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं किस राज्य ने वेतन में वृद्धि की। तो ये महाराष्ट्र है साथियों। और महाराष्ट्र ही
सबसे बड़ा है ना कोरोना हॉटस्पॉट है एक तरीके से। 70,000 के करीबन है ना, थोड़े ज़्यादा ही हो गए हैं, इतने मरीज अकेले है ना, अकेले कहाँ पर हैं, महाराष्ट्र राज्य में है ना। भारत में अब 2 लाख के करीब आंकड़ा पहुंचने जा रहा है, तो अकेले 70,000 महाराष्ट्र में है, और उसमें भी 40,000 मुंबई अकेले में है। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र की जो राजधानी आप सब लोग जानते हो। ठीक है, तो वो महाराष्ट्र ने अपने आदिवासी क्षेत्रों में जो तैनात चिकित्सक है उनके वेतन में क्या कर दिए हैं, वृद्धि कर दी है। अब महाराष्ट्र की बात आती है तो मित्रों खूब सारी बातें हो सकती है। महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री, अगर अपन महाराष्ट्र की राजधानी की बात करें तो मुंबई, मुख्यमंत्री आप सब लोग जानते हो उद्धव ठाकरे शिवसेना से हैं, और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र के अभी मैंने आपको बताया मुंबई उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश बने दीपांकर दत्ता है ना, ये मुख्य न्यायाधीश है। और एक खूब सारी बातें मैंने आपको बता दी है, संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगुमुल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क मतलब राष्ट्रीय उद्यान है ना, और मुफ्त स्वास्थ्य बीमा बढ़ाने वाला, आपको याद होगा मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने वाला प्रथम राज्य है कौन सा, महाराष्ट्र है। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र से संबंधित जितने भी फैक्ट होते हैं आज मतलब नए जो मैंने आपको बताए हैं। आगे बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है। तो साथियों, मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की जो एक तरीके से आधारशिला रखी गई है वो रखी गई है कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर रखी गई है, आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ अपना उत्तर क्या हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में अब हमें ये ध्यान रख लेना है साथ साथ में कि इसका उत्तर हमारा हो गया आंध्र प्रदेश। लेकिन अब आंध्र प्रदेश में रखी गई है तो आंध्र प्रदेश से संबंधित जितनी भी चीज़ें जुड़ी हुई है वो हमें आना चाहिए, और जो अभी अभी नई नई चीज़ें उनको तो विशेषकर हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें मित्रों, एक मैंने आपको बताया था मोबाइल हैंड वॉश सुविधा है ना, मोबाइल हैंड वॉश सुविधा है ना, जो स्टेशन बनाया था वो किसने बनाया था, वो आंध्र प्रदेश ने बनाया था। एक मैंने आपको बता दिया जगन्ना विद्या दिवेना योजना भी किसने शुरू की थी, आंध्र प्रदेश ने शुरू की थी। निगाह ऐप भी किसने लॉन्च किया, आंध्र प्रदेश ने। कोविड फार्मा ऐप भी किसने लॉन्च किया है, आंध्र प्रदेश में। तो ये एक महत्वपूर्ण बात थी आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती जानते हो। इसी से आप लोगों को पता है भारत का 29वां राज्य तेलंगाना अलग हुआ था, लेकिन उधर जम्मू कश्मीर का विभाजन होने के बाद मतलब दोनों जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों अलग अलग केंद्र शासित बन गए, तो वो अब 28वां है। ध्यान रखना थोड़ा सा, अब 28 ही है कुल, लेकिन वो 29वां बना था। ठीक है, और इधर हमने ये बात भी कर रखी है कि आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो जगन मोहन रेड्डी है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। पूर्व जो मुख्यमंत्री है वो कौन थे, चंद्रबाबू नायडू थे, वो अब की बार चुनाव पूरी तरह से हार गए हैं। ठीक है, तो ये खूब सारी बातें हमने कर रखी हैं। अब आगे बढ़ेंगे अपन अगले। हाँ, एक चीज़ मैं और आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ, क्योंकि जो चीज़ जितनी बार बार रिवाइज करेगी याद रह जाएगी। भाषा के आधार पर है ना गठन अगर किसी राज्य का सर्वप्रथम हुआ तो वो हुआ किसका, आंध्र प्रदेश का। ठीक है, भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य यही है आंध्र प्रदेश, 1953। ठीक है, आधिकारिक रूप में ये समय 56 तक पहुंच गया था, लेकिन 53 आपको याद रखना है। ठीक है, 52, 53 इस प्रकार मिलता है। आगे बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया। यानी ये इंपॉर्टेंट डे वाला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया। तो आप सब लोगों को इसका उत्तर देना ही होगा मेरे साथ। तो साथियों, अपन इसका उत्तर यह देंगे कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। 31 मई को, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 30 मई की बात करेंगे अपन गोवा स्थापना दिवस की। अभी आगे बढ़ने वाले हैं, आगे एक प्रश्न में उसके बारे में विस्तार से आपको बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इसके हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो 31 मई को। ठीक है, अब बात करते हैं अपन विश्व तंबाकू दिवस की क्यों मनाया जाता है। तो आप लोगों को पता चल गया, वास्तव में अपने आप पता चलता है। स्वास्थ्य पर है ना तंबाकू के हानिकारक प्रभाव को यानी बताने के लिए, उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए है ना, और व्यक्ति क्या करता है यानी तंबाकू से कैसे बचना चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं। एक तरीके से सीधी सी बात है, जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है, 31 मई को, और ये मई का अंतिम दिन भी है। तो ये भी आप याद रखें, इंपॉर्टेंट डे में ये अंतिम दिन मई का है। ठीक है,
अब जून शुरू हो गया है तो अपन जून के भी कुछ महत्वपूर्ण दिनों को हम लगातार पढ़ते जाएंगे। ठीक है साथियों, अब अपन बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की। अगला प्रश्न अपना है, हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय एआई पोर्टल किसने लॉन्च किया था? हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय पोर्टल एआई किसने लॉन्च किया है? भारत का है, तो अब लॉन्च किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने, राजनाथ सिंह ने, रविशंकर प्रसाद ने, पीयूष गोयल ने। मित्रों, आपकी जानकारी इतनी हो जानी चाहिए, अगर आप लोग वास्तव में मेरे परमानेंट स्टूडेंट हो, आप लोग अगर लगातार ये कक्षा ले रहे हो तो आप फटाफट बोल दोगे नरेंद्र मोदी सब जानते हैं, प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह आप ये जानते हो, रक्षा मंत्री रविशंकर प्रसाद, कानून मंत्री, और उसके साथ साथ मैंने इनके कई और पद भी बताए हैं, जैसे कि आपको मैंने है ना मतलब कुछ पदों को लगातार साथ साथ में जोड़ते हुए बताया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक है ना आईटी मंत्री भी यही है, दूरसंचार मंत्री भी यही है, कौन? रविशंकर प्रसाद, और साथ साथ में न्याय मंत्री भी यही है ना, आईटी मंत्री भी यही है, न्याय व लॉ मिनिस्टर यानी कानून मंत्री भी क्या है? यही है, तो ये रविशंकर प्रसाद। और यहाँ इस प्रश्न का उत्तर भी अपना यही है, रविशंकर प्रसाद ने ही एआई पोर्टल लॉन्च किया है, राष्ट्रीय एआई पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, और साथ साथ में अब ये चौथा विकल्प है पीयूष गोयल, इसको भी आपको याद रखना है। पीयूष गोयल हमारे क्या है? रेल मंत्री है मित्रों, क्या है? रेल मंत्री है ना। पेट्रोलियम मंत्री अपन बात करेंगे धर्मेंद्र प्रधान की, तो रेल मंत्री पीयूष गोयल है। ठीक है साथियों, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट इस प्रश्न से संबंधित हो सकते हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करें। रविशंकर प्रसाद वर्तमान में हमारे कानून मंत्री भी है, आईटी मंत्री भी है, न्याय मंत्री भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन लोग। प्रश्न नंबर किसके बारे में? हाल ही में आई रिपोर्ट, सातवां, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में एफडीआई कितने प्रतिशत बढ़कर 73.46 बिलियन डॉलर हुई है? यानी एफडीआई कितने प्रतिशत बढ़कर, यानी हाल ही में वित्त वर्ष कितना है? वित्तीय वर्ष 19-20 की बात हो रही है ना, 19-20 में बढ़ गई है अब, और अब कितनी हो गई है एफडीआई, ये भी ध्यान रखें, 73.46 बिलियन डॉलर हो गई है। तो अब ये संख्या तो पूरी बता दी है, लेकिन प्रतिशत नहीं बताया गया, प्रतिशत आपसे पूछ लिया गया है ना, पहले कितना था और अब कितना प्रतिशत बढ़ा है, पहले से अब कितने प्रतिशत बढ़ा है। तो आपको याद रखना है कि इनमें से अगर हम अगर उत्तर का चुनाव करें, सही विकल्प का अपन चयन करें, तो हमारा उत्तर होगा 18%। कितने प्रतिशत बढ़ी है? 18% बढ़ोतरी एफडीआई में दर्ज की गई है। अब एफडीआई का नाम आ रहा है ना, तो अब एफडीआई क्या होती हैं, ये बात भी आपको जानकारी होनी चाहिए, है ना। ये कॉमन साइंस की चीज़ें होती, कॉमन सेंस की जो चीज़ें होती हैं, इनको हमें जानना चाहिए। तो देखिए, अफ का अर्थ यहाँ पर क्या है, डी का अर्थ क्या है, आई का अर्थ क्या है, यही आपको जानकारी लगातार होनी चाहिए। अफ का अर्थ आप यहाँ लोगे फॉरेन, डी का अर्थ डायरेक्ट, और आई का अर्थ इन्वेस्टमेंट, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर आप हिंदी बनाओ तो हो जाएगा यानी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। ठीक है, तो अब अगर अपन बात करें ये एफडीआई क्या होती हैं, अगर इसका सही वास्तविक तो मैंने अर्थ आपको बता दिया है। अब ये वास्तव में विदेशी कंपनियां जो भारत में आती हैं और यहाँ क्या करती है, निवेश करती हैं, जिस यहाँ से काफ़ी मुनाफा कमाकर भी अपने देश ले जाती हैं। तो ये एफडीआई है जो अब कितनी थोड़ी बढ़ गई है, 73.46 बिलियन डॉलर हो गई है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख ले, एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसका उत्तर हमने जान लिया, 18% बढ़ गई है। अब अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने निःशुल्क, देखो प्रश्न क्या है कि हाल ही में किसने निःशुल्क ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण शुरू किया है? निःशुल्क ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण हाल ही में किसने शुरू किया है, हमें ये बताना है। मतलब चार कोई मंत्रालय हो सकता है ना, मतलब अपने इंडियन गवर्नमेंट का। तो अब अगर अपन इनमें विकल्पों में बात करें तो ये जो निःशुल्क कैरियर कौशल प्रशिक्षण, देखो कौशल से व्यक्ति में क्या होता है, कुछ कला आती है, और कला से व्यक्ति क्या प्राप्त करता है, आजकल सबसे बड़ा उद्देश्य है रोजगार प्राप्त करने का ही है। तो ये रोजगार मंत्रालय के द्वारा क्या किया गया है, शुरू किया गया है। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। अब रोजगार मंत्रालय की बात आती है तो आप क्या जानते हो, आपको ये ध्यान होना चाहिए कि हमारे, देखो यहाँ एक अच्छा सा प्रश्न है, हमारे श्रम एवं रोजगार मंत्री
रोजगार मंत्री कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। संतोष गंगवार। कौन है? संतोष गंगवार। बहुत अच्छा सा प्रश्न है ये। कौन है भाई? संतोष गंगवार। अगर आप इन चीज़ों को एक साथ ही अगर पढ़ना चाह रहे हो, आप ये चाहते हो कि हमें मोदी कैबिनेट एक साथ मिलना चाहिए, तो आप लोग अपनी ही इस इंस्टीट्यूट के, है ना, हंसवाहिनी का ये जो यूट्यूब चैनल है, इसके प्ले लिस्ट में जाइए, आरंभ की कक्षा देखिए करंट जीके की, है ना। करंट जीके की जैसे ही प्ले लिस्ट खुलेगी तो वहाँ पर आरंभ की कक्षाओं में आपको ये नॉलेज मिल जाएगा कि किस कौन सा विभाग है, किस मंत्री के पास है। सारे है, इंपॉर्टेंट है। राज्य मंत्री से लेकर स्वतंत्र प्रभार मंत्री और स्वतंत्र राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री, सारी बात वहाँ पर विस्तार से बताई गई है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी हो सकती है। आगे बढ़िएगा। यानी ये बात हमने कर ली है। संतोष गंगवार अपने क्या है? श्रम एवं रोजगार मंत्री है। और इस प्रश्न का उत्तर भी हो गया। ये किसने जारी किया? रोजगार मंत्रालय ने। प्रश्न नंबर 9 की ओर अपन चलते हैं। 9वां प्रश्न क्या है कि हाल ही में पंचगव्य से कोविड-19 की एक आयुर्वेदिक दवा बनाई गई है, इसका क्लिनिकल परीक्षण कहाँ शुरू हुआ है? मित्रों, पंचगव्य, ठीक है, पहले तो ये भी जानना होगा और फिर ये जानना होगा कि आयुर्वेदिक दवा है, इसका क्लिनिक परीक्षण कहाँ शुरू हुआ है। ठीक है, क्लिनिकल। अब देखिएगा, सबसे पहले तो ये बात हमें करनी है, पंचगव्य क्या है। तो साथियों, पंचगव्य का मतलब हो गया गाय से प्राप्त 5, है ना, वस्तु। गाय से प्राप्त 5 वस्तु क्या होती है मित्रों? सब लोग जानते हो, गाय से हमें दूध मिलता है, गाय से हमें दही, है ना, और गाय से हमें घी। तो दूध, दही, घी। अब 2 चीज़ और बची है, एक तो गोमूत्र और एक गोबर। ठीक है, ये पंचगव्य होते हैं। ठीक है, और हमारे आप लोग सब जानते हो, आयुर्वेदा में, यानी आयुर्वेद में इनकी बड़ी ही अपार महिमा है। ठीक है, तो अब कोविड-19 के लिए एक आयुर्वेदिक दवा बनाएगी। देखो, ये दवा बनाएगी, अभी ये कुछ जरूरी कि कोरोना के लिए ये पूरी तरह से सही हो सकती है। अगर मान लो इसमें कामयाबी मिलती है तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है, लेकिन ये ट्रायल करना अभी बाकी है। शुरू हुआ है ट्रायल, उसका क्या नतीजा आता है, कितने लोगों पर ठीक बैठता है, कोशिश सब लोग कर रहे हैं। ठीक है, आयुर्वेद से लेकर के, यानी कि अंग्रेजी, मतलब बहुत विद्वान आप लोग समझ रहे होंगे, विश्व के कितने बड़े बड़े देश हैं, सभी लोग इसका क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बनाने की, लेकिन किसी को अभी तक सफलता मिली नहीं है। जरूर मिलेगी। ठीक है, तो साथियों आगे बढ़ते हैं अपन लोग, लेकिन इसमें मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये जो दवा है, मतलब अभी इसका क्लिनिकल ट्रायल बाकी है, इसका परीक्षण होना बाकी है। अभी बनाई है, इन्होंने दावा किया है। ठीक है, तो अब ये होगा कहाँ? पंचगव्य से संबंधित मैंने बात बताई। पंचामृत अलग होते हैं, ध्यान देना भी, पंचगव्य अलग होते हैं। तो ये इसका जो ट्रायल किया गया है राजकोट में। कहाँ पर किया गया है? राजकोट में। अब राजकोट तो जैसे ही नाम आया तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, कहाँ पर? गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। राजकोट क्रिकेट स्टेडियम भी है साथियों गुजरात में। आपको अच्छी तरह से, मुझे लगता है इसके बारे में काफ़ी सारी जानकारियाँ पहले से ही एक तरह आपके पास रही होगी, क्योंकि क्रिकेट के जो लोग जानकार हैं उनको तो विशेषकर ये प्रश्न आना ही चाहिए। राजकोट स्टेडियम है। ठीक है, दूसरी बात, राजकोट कहाँ है? गुजरात में है। अब गुजरात की राजधानी कौन सी है? गांधीनगर है ना। और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन से है? विजय रूपाणी है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, है ना। यहाँ गिर नेशनल पार्क है, जो कि एशियाटिक लायन के लिए प्रसिद्ध है। देखो, इस प्रकार प्रश्न जुड़ जाते हैं, एक श्रृंखला बन जाती है, अपने आप नाम याद आ जाते हैं आपको, मजबूरन आप भूलना चाहोगे तो भी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, एशियन टाइगर मतलब आप लोग समझ गए होंगे, एशियन लायन, सॉरी, है ना, शेर के लिए ये जाने जाते हैं। और एक चीज़ ध्यान रख लेना, सबसे ज़्यादा अगर टाइगर की बात की जाएगी तो वो एमपी है, इसलिए, है ना, एमपी मतलब मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। और वहाँ के मुख्यमंत्री को भी क्या कहा जाता है? टाइगर, है ना, ध्यान रखना भी, टाइगर के रूप में जाने जाते हैं। मामा भी उन्हें कहा जाता है। शिवराज तो वो है ही है। ठीक है, कौन? शिवराज सिंह चौहान। तो ये भी थोड़ी बातें मैं आपको लगातार बताता जा रहा हूँ, ज्ञान का संग्रह आपके पास हो रहा है। और अगर उधर गुजरात की बात करें तो सुजलाम सुफलाम योजना उन्होंने शुरू की थी। अब मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, उसको सुने मित्रों। गुजरात व महाराष्ट्र में अब एक तूफान आने वाला है, कल सुबह तक वो आ जाएगा। तो ये ध्यान दें, कल सुबह या कल शाम तक मूसम विभाग ने जिस प्रकार का अनुमान लगाया है, मतलब कल शाम तक का लगाया है, सॉरी 6 बजे तक का। तो एक तूफान और आने वाला है। आपने अभी हाल ही में सुना होगा अम्फान तूफान की, सारी बातें हमने की थी, है ना। थाईलैंड ने वो जो नाम रखा था वो आया भी था। मतलब सबसे ज़्यादा तांडव मचाना तो उड़ीसा में था, मचा कान दिया पश्चिम बंगाल में। और मोदी ने हवाई वो दौरा किया, है ना। एक को 1000 करोड़, एक को 500 करोड़ वो पैसे दिए, सारी बातें मैंने आपको बता रखी है।
लेकिन उस तूफान का नाम अम्फान था। लेकिन अब जो तूफान आ रहा है उसका नाम भी आपको याद रखना चाहिए, निसर्ग। तूफान का नाम क्या रखा गया है? निसर्ग रखा गया है। और ये तूफान आने वाला है अब कहाँ, किस तट पर, किधर नुकसान करेगा, गुजरात में या महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब आगे क्या होगा उसके बाद हम करेंगे। एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वहाँ पर लगा दी गई है। दोनों राज्यों के जो निकटवर्ती क्षेत्र है उसको खाली करवा दिया गया है। हाई अलर्ट घोषित वहाँ पर कर दिया गया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जा रहा है। ठीक है, तट पर जो किनारे पर होते हैं उनके खतरा हमेशा ही मंडराता रहता है। तो मित्रों, खूब सारी बातें मैंने आपको बताई है और साथ साथ में ये भी बताया पंचगव्यसा। और ऐसे ही एक दवा बनाने के लिए दवा के रूप में, है ना, एक चाय मैंने आपको बताया, कांगड़ा जो चाय है उसको भी क्या किया गया है ना, ये बताया गया कि वो भी उपयुक्त है। ठीक है, तो इस प्रकार के दावे, है ना, अश्वगंधा को भी उपयोगी बताया गया कोरोना के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपको लगातार याद करनी है। आगे बढ़िएगा, है ना, प्रश्न नंबर किसकी ओर, 10 की ओर, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है आज का। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ फैक्ट मैं और बताने वाला हूँ, यानी सब के सब प्रश्न गजब है। ठीक है, प्रश्न नंबर 10, हाल ही में किस राज्य ने प्रवेश हेतु कोविड-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र अनिवार्य किया है? देखो, कोविड-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र, नकारात्मक प्रमाण पत्र का मतलब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि भाई एक तो कोरोना वायरस पॉजिटिव कोई बंदा होता है और एक नेगेटिव होता है। नेगेटिव का मतलब उसमें कोई वायरस की पुष्टि नहीं है, अगर वो थी पहले तो अब वो नहीं है। तो अब क्या है, ये कोरोना 48 घंटे के अंदर अंदर का नेगेटिव, है ना, ये जो प्रमाण पत्र चाहिए किसको? गोवा को। अगर गोवा में किसी कोई बाहर का व्यक्ति प्रवेश कर रहा है तो क्यों, गोवा पहले ही आपको पता है कोविड-19 से मुक्त हो चुका था, लेकिन फिर बाहरी लोग वहाँ पर गए। ठीक है, उनकी वजह से वापस कुछ केस वहाँ पर आ गए थे। ठीक है, तो ये अब जो गोवा की जो सरकार है जिन्होंने ऐसा काम किया है, पहले ये प्रमाण पत्र दिखाओ कि आप वास्तव में कोरोना पॉजिटिव नहीं हो, मतलब नेगेटिव हो, कोविड-19 नेगेटिव हो, तो ये प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया। किसने? गोवा ने। अब गोवा की बात आती है तो आप लोग ये भी ध्यान दें कि गोवा की राजधानी कौन सी है? पणजी, आप अच्छी तरह से जानते होंगे, है ना। और उसके बाद ये भी आप लोग जानते होंगे कि गोवा के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? प्रमोद सावंत है। अब मैं आपको जो महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, ये इस बात की आप गांठ बांध लेना। एक बीच में और बात बता देता हूँ, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है मित्रों। इससे पहले गोवा के जो मुख्यमंत्री थे वो मनोहर पर्रिकर थे, जो कि भारत के क्या थे? रक्षा मंत्री थे। आपको पता होगा सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उस समय वही रक्षा मंत्री थे, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसके ऊपर फिल्म भी बनी हुई है उरी, उस समय रक्षा मंत्री कौन थे? मनोहर पर्रिकर थे, है ना। हाउ इज द जोश, आपको डायलॉग याद होगा, आप लोग लिखोगे हाई सर। ठीक है, तो मित्रों ये मैंने आपको बताया। और महावीर नेशनल पार्क भी कहाँ पर है? गोवा में है। अब मैं जो इम्पोर्टेंट बात की ओर इशारा कर रहा था, खूब सारी इंपॉर्टेंट बात प्रत्येक कथन में बताता हूँ, अगर आप लोग सुन रहे होंगे ध्यान से, बड़ी शांत चित्त से। तो एक इम्पोर्टेंट बात मैं ये बताना चाहता था कि गोवा का जो स्थापना दिवस है वो मनाया जाता है 30 मई को। ध्यान देना भाई, गोवा का जो स्थापना दिवस है कब मनाया जाता है? सॉरी, हाँ 30 मई, बिल्कुल सही है, 30 मई को। ठीक है, गोवा का स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है। अब ये स्थापना दिवस मनाया क्यों जाता है? 1987 ईस्वी में 30 मई को गोवा को पूर्ण राज्य का क्या दे दिया गया? दर्जा दिया गया, तो इसलिए 30 मई को ये क्या मनाया जाता है? गोवा स्थापना दिवस। अब इससे इम्पोर्टेंट चीज़ ये नहीं है, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 19 दिसंबर को, ध्यान दे भाई मैं क्या बताने जा रहा हूँ, 19 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? गोवा लिबरेशन डे। ये महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में ये आता है ना, मतलब कि गोवा लिबरेशन डे कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। लिबरेशन डे मतलब गोवा मुक्ति दिवस, गोवा मुक्ति दिवस। मित्रों 1961, देखो यहाँ बात तथ्य क्या जानने वाली बात क्या है? 1961, अगर अपन बात करें 1961 की, तो गोवा यानी 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों से क्या हुआ था? मुक्त हुआ था, इसलिए ये मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मुझे लगता है आपके लिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट भी है। यानी गोवा लिबरेशन डे कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। ठीक है, और अगर अपन बात करें गोवा स्थापना दिवस तो कब मनाया जाता है? 30 मई को। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट मैंने आप लोगों को बताया है। आप लोगों की कक्षाएं कैसे लग रही है ज़रूर बताइएगा। निरंतर लगातार जुड़िए रहिएगा
और आप लोग कमेंट भी अच्छे अच्छे करते रहिएगा, क्योंकि उन्हीं से हमें लगातार ऊर्जा मिलती रहती है कि आप लोग वास्तव में कुछ सीख रहे हो, है ना। एक आध दिन कक्षाएं लगी नहीं तो कुछ अभ्यर्थियों ने हाँ ज़रूर ये दर्ज किया कि हम वास्तव में आपकी कक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, तो साथियों शुरू करते हैं अपन लोग अब आपके लिए आज के सवाल की बात। तो हाल ही में फीफा ने किसके साथ मिलकर के हैशटैग सेफ होम अभियान लॉन्च किया है? इस प्रश्न का आपको उत्तर देना है। फीफा के द्वारा ये क्या किया गया है भाई? एक अभियान लॉन्च किया गया है और इस अभियान का नाम मैंने आपको बताया है कि हैशटैग सेफ होम अभियान। ठीक है, तो इसका आपको क्या देना होगा? उत्तर देना होगा। ठीक है, अब देखिएगा है ना, ये किसके साथ मिलकर, ये थोड़ा सा ध्यान देना। प्रश्न मैंने आपको बता दिया है और शायद पहले आपके ये कहीं मैंने समझा भी दिया है। फीफा ने किसके साथ मिलकर के, इनमें से वर्ल्ड बैंक, WHO, ADB, यूने, इनमें से किसके साथ मिलकर कि आप लोग बताइएगा। अब आपके लिए एक प्रेरक कथन है, एक छोटा सा, है ना, जो आपको कुछ ऊर्जा जरूर देगा कि जो आसानी से मिल जाता है वह हमेशा नहीं रहता। ध्यान से सुन ले भाई, जो आसानी से मिलता है वो हमेशा नहीं रहता और जो हमेशा रहता है वह आसानी से नहीं मिलता। मतलब आप लोगों को किस ओर, है ना, ये वाक्य धकेल रहा है, ये वाक्य आप लोगों को धकेल रहा है कठिन मेहनत की ओर। कठिन मेहनत शुरू कर दो और कठिन मेहनत के बाद जो सफलता मिलेगी ना, उसका वो जो फल मिलेगा, उसका जो रस है, उसका जो मीठापन है, वो आप लोगों को देखते ही बनेगा। और मित्रों, आप लोग वास्तव में सफल होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण आशा ही नहीं, मुझे विश्वास है, क्योंकि आप लोगों की दिशा है, आप सही दिशा में जा रहे हो, क्योंकि किसी सफलता के लिए दिशा व दशा जरूर तय करती हैं। तो साथियों, है ना, एक चीज़ मैं आपको जाते जाते ये बता दूंगा कि आप लोग प्रतिदिन आपके लिए एक छोटा सा, चाहे छोटा सा हो, है ना, आपके हैसियत से एक टारगेट फिक्स करो, उस टारगेट पर कार्य करो। अगर वो लोग आप अचीव कर दोगे तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।